नमस्कार दोस्तों, चैट फॉर चेंज के इस नए एपिसोड में मैं अनुज गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके साथ जुड़े हैं नई दिल्ली से और आज हमारे शो पर जो शख्सियत है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं। आप वरिष्ठ समाज सेवी हैं, कश्मीर मसलों के जानकार हैं, साथ ही कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास और न्याय की मांग को लेकर सतत ही प्रयासरत। जी हाँ, आज हम बात करेंगे श्री सुशील पंडित जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर आपका। नमस्कार अनुज जी। जी सर, शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो मेरा आपसे है वो ये है कि कश्मीर का जो एक्सेशन है वो भारत में किस आधार पर हुआ? क्या उसमें कुछ शर्तें थीं या कुछ ऐसे क्लॉज थे जिनके विषय में शायद हम लोगों को नहीं पता है? इसके अलावा कश्मीर की सांस्कृतिक पहचान क्या है? अब कश्मीर को जो हम लोग देखते हैं या जो हम लोग जानते हैं वो डल लेक या उसकी वादियों की वजह से, खूबसूरती की वजह से, लेकिन उसकी कल्चरल जो पहचान है वो क्या है? इस विषय में यदि दर्शकों को थोड़ा सा बता। कश्मीर को दो तरह से देखा जा सकता है। जो सामान्य तरीका है जी और वो एक शेर बहुत बार लोग कोट करते हैं, गर फिरदौस बर्रुएं जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, कि अगर इस जमी पर कहीं जन्नत है, फिरदौस जन्नत को कहते हैं, स्वर्ग को कहते हैं, तो वो यही है, यही है, यही है। यह कश्मीर को उसकी प्राकृतिक छटा, उसके सौंदर्य, उसके प्राकृतिक विलास को चिन्हित करने वाला एक नजरिया है, एक दृष्टिकोण है, जो उसकी भौतिक सुंदरता है। लेकिन उससे भी बहुत पहले, सैकड़ों हजारों साल पहले, कश्मीर को विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक श्लोक से स्मृति में डाला गया। नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी, त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मः। मैं उस शारदा देवी को प्रणाम करता हूं जो काश्मीर पुरवासिनी है, जी जिनका निवास कश्मीर में है। शारदा मां सरस्वती का ही दूसरा नाम। जी और मैं ऐसा क्यों करता हूं? ताकि वो मुझे विद्या का दान दे। त्वामहं प्रार्थये नित्यम, मैं नित्य प्रति उनकी प्रार्थना करता हूं। विद्यादानम च देहिम। तो कश्मीर ज्ञान का स्रोत माना गया। भारतीय संस्कृति की लगभग सभी, यदि अधिकांश नहीं, तो जो ज्ञान परंपराएं हैं उनका उद्गम कश्मीर है। जी अब मैं आपको अगर उदाहरण के लिए कुछ बातें बताऊं, आज अगर आप विश्व में कहीं जाएं, किसी विदेशी को कहें कि मैं भारतीय हूं, तो उसके मस्तिष्क में पहला शब्द जो कौंधेगा वो है योग। जी क्योंकि आज के युग में जब पूरी दुनिया योग आसन करती है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, तो उन्हें पता है कि ये भारत की देन है। जी बिल्कुल। वह योग पतंजलि के योग सूत्रों के अष्टांग योग में से निकला है। जी वो पतंजलि कश्मीर में हुए। और योग हमारी षट दर्शन परंपरा में से एक है। जी इसी तरह यदि आप संस्कृत भाषा को लें, जिसमें हमारा समस्त ज्ञान वांग्मय है, प्राचीन परंपरा का ज्ञान वांग्मय है, वो हमारा ज्ञान कोश है, वह भाषा। उस भाषा का व्याकरण लिखने वाले थे महर्षि पणिनि। जी महर्षि पणिनि हुए स्वात घाटी में।
वह स्वात घाटी जो कश्मीर घाटी से 100 किलोमीटर की दूरी पर भी नहीं है अगर सीधी रेखा खींची जाए, वह कश्मीर का ही क्षेत्र है जो पाकिस्तान में छूट गया है। जी। तो भाषा और उसका व्याकरण उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसका उद्गम है कश्मीर। वह अष्टाध्यायी कश्मीर में लिखी गई पाणिनि द्वारा। इसी तरह, और वह हजारों साल पहले लिखी गई प्राचीनतम भाषा। प्राचीनतम भाषा है संस्कृत तो विश्व की। अब इसी तरह मैं यदि बताऊं कि हमारे 4 वेद जो आदि ग्रंथ हैं विश्व के, उनसे पहले कुछ लिखा गया हो यह ज्ञात नहीं। नहीं। ऐसे ग्रंथों की रचना भी कश्मीर गांधार प्रदेश के आसपास ही हुई। ऐसा माना जाता है, बहुत से विद्वान मानते हैं कि भरत मुनि ने अपना नाट्य शास्त्र, जिसको बहुत से विद्वान ऐसा शास्त्र मानते हैं कि उसको वेद की संज्ञा देते हैं, कुछ लोग उसे नाट्य वेद कहते हैं, नाट्य शास्त्र नहीं कहते, क्योंकि उसमें हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति के जितने भी आयाम हैं, नृत्य है, संगीत है, मूर्तिकला है, वास्तुकला है, रस का सिद्धांत है, ये सब उसी में निहित है। वो शास्त्र है उनका। अब इस शास्त्र को पढ़ना या पढ़ाना असंभव है यदि आप उसके ऊपर लिखी गई टीका साथ न रखें, और वह टीका है अभिनव भारती। अभिनव भारती के रचयिता हैं आचार्य अभिनव गुप्तपाद। आचार्य अभिनव गुप्तपाद ऐसे मनीषी हुए कि जिन्हें माना जाता है कि पिछले 1000 वर्ष में इस भूमि पर ऐसा मनीषी, ऐसा विद्वान, ऐसा इंटेलेक्चुअल नहीं हुआ। यद्यपि किसी भी तरह की तुलना करना असभ्य माना जाता है, अक्षम्य माना जाता है, लेकिन उनसे पिछली सहस्राब्दी में, 1000 साल में, यदि कोई अनन्य विद्वान इस भूमि पर हुआ, वे थे आदि शंकराचार्य, जगत गुरु आदि शंकराचार्य। और उनके बाद की सहस्राब्दी में यदि कोई हुआ तो वो थे आचार्य अभिनव गुप्त। आदिशंकर भी अपने प्रगाढ़ विद्वता के लिए एक कमाल की अंतर्दृष्टि के लिए, और वो भी बाल्यावस्था में ही, इतने प्रबुद्ध थे कि उनको शंकर का ही एक अवतार मान लिया गया। आचार्य अभिनव गुप्त उसी श्रेणी में रखे जाने वाले विद्वान हैं। और यह अभिनव भारती जो टीका है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर, वह उनका कोई प्रमुख ग्रंथ नहीं है। वह उनकी कृतियों में एक औसत सामान्य दर्जे की कृति है। उनका प्रमुख ग्रंथ है सौंदर्य लहरी, तंत्रालोक। सौंदर्य लहरी जगत गुरु शंकराचार्य जी का ग्रंथ है। तंत्रालोक, तंत्रालोक जो आगम तांत्रिक परंपरा है, वेदों के समानांतर चलती है हमारी संस्कृति में, उस पर एक वृहद ग्रंथ है, एक मानक ग्रंथ है, एक डिफाइनिंग टेक्स्ट है, जो पूरी तंत्र परंपरा का मूल माना जा सकता है, उसकी व्याख्या का, उसके पूरे संपादन का। ऐसे थे अभिनव गुप्त के, उन्होंने लगभग 43 टेक्स्ट लिखे, ग्रंथ लिखे, जिनमें से 20 से ज्यादा अब उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो उपलब्ध ग्रंथ हैं उनमें उनका संदर्भ आता है तो हमें पता चलता है कि वो 43 थे, और ये विभिन्न विषयों पर थे। उन्होंने गीता पर
अपनी टीका लिखी, जिसे अभिनव गीता कहते हैं। उन्होंने नाट्यशास्त्र पर तो टीका लिखी ही, उन्होंने पढ़नी के व्याकरण पर टीका लिखी, उन्होंने रस का सिद्धांत दिया, उन्होंने संगीत पर काम किया। अगर शास्त्रीय संगीत किसी को सीखना हो तो भारत में 3 शास्त्रीय संगीत सीखने के स्रोत आज हैं। किसी भी संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है उसका संगीत जी। और भारतीय संस्कृति को उसका वैशिष्ट्य उसके शास्त्रीय संगीत से मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि संगीत अभिव्यक्ति का बड़ा सशक्त माध्यम है ना। अब जो 3 प्रमुख केंद्र आज उपलब्ध हैं आपको, एक है गंधर्व महाविद्यालय, एक है भातखंडे विश्वविद्यालय और एक है प्रयाग संगीत सम्मेलन। इन तीनों संस्थानों की जो पाठ्य पुस्तकें हैं और उनमें रागों की जो व्यवस्था है वह अभिनव राग मंजरी से ली गई है, जिसके रचयिता आज से 1000 वर्ष पहले आचार्य अभिनव गुप्त ने की, लगभग 900 वर्ष पूर्व। तो ऐसे थे आचार्य अभिनव गुप्त। कश्मीर में ही कश्मीर में ही रहे। उन्होंने काव्य पर लिखा, उन्होंने साहित्य पर लिखा। यही नहीं, ये इकलौते नहीं थे, एक पूरी की पूरी परंपरा है ऋषियों की। मम्मट हुए, उन्होंने काव्य प्रकाश लिखा, आधारभूत ग्रंथ है पोएटिक्स के ऊपर दुनिया में। आनंदवर्धन हुए, उन्होंने ध्वन्यालोक लिखा, साहित्य में ध्वनि का क्या महत्व है चारण करते हैं काव्य ने, रस की निष्पत्ति ने, आधारभूत ग्रंथ है। रुय्यक हैं, भट्टलोलट है, इतने नाम हैं। क्षेमेंद्र हैं, क्षेमराज हैं, कल्हण हैं। कल्हण दुनिया के सबसे पहले इतिहासज्ञ हैं। इतिहास की पुस्तक दुनिया में अगर कोई सबसे पहली मानी जाती है आज के मानदंडों पर लिखी हुई, तो वह राजतरंगिणी है। ऐसा नहीं उनसे पहले इतिहास नहीं लिखा गया, कश्मीर में ही नृपावली लिखी गई। लेकिन वह आज के मानदंडों पर लिखी गई पुस्तक हो, इसलिए उसको सबसे पुरानी पुस्तक नहीं माना जाता, वो उनसे पहले लिखी गई थी। जी। भूमिका में ही कल्हण लिखते हैं कि मैंने इसमें दर्ज जितने भी तथ्य हैं उनको कैसे परखा और लिखा। उसको देखते हुए आज के इतिहासज्ञ कहते हैं कि यह हमारे मानदंडों से के अनुरूप लिखी गई पुस्तक है। तो कश्मीर, आप ज्ञान के किसी भी आयाम को लें उस समय प्रचलित, उस पर अधिकार के साथ एक शास्त्र लिखने वाले कश्मीर से थे। जी। तो आज के संस्कृत विद्वान ऐसा मानते हैं कि यदि संस्कृत के पूरे वांग्मय में से कश्मीरियों द्वारा लिखा गया या कश्मीर में लिखा गया ये साहित्य निकाल दें तो क्या बचेगा, ये सोच, ये कल्पना भी करना दुरूह है। संगीत की मैंने बात की, संगीत रत्नाकर एक ग्रंथ है जिसमें से दक्षिण का कर्नाटिक शैली का संगीत और उत्तर का शास्त्रीय संगीत, ये दोनों का उद्गम माना जाता है संगीत रत्नाकर। यही एक ग्रंथ, जी, यही एक ग्रंथ दोनों का उद्गम है। जी। और उसके रचयिता है शारंग देव। शारंग देव प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक में अपना परिचय देते हुए कहते हैं, अस्ति स्वस्ति ग्रह कुल वंशम श्रीमद काश्मीर संभवन। वो अपनी मातृभूमि का नाम
इतनी श्रद्धा से श्रीमद कश्मीर कहते हैं कि मेरा जो ग्रहकुल वंश है उसका मूल कश्मीर से है। बिल्हन हुए, उन्होंने विक्रमांक देव चरित लिखा, चौर पंचाशिका लिखी, अनुपम कृतियां हैं संस्कृत के साहित्य की। बहुत से लोगों का मानना है कि कालिदास भी कश्मीर के हुए, यद्यपि उस पर विवाद है। तो कश्मीर भारतीय प्राचीन पारंपरिक ज्ञान परंपरा का उद्गम रहा है, इसीलिए उसे शारदा प्रदेश भी कहा गया। शारदा स्वयं माँ सरस्वती। शारदा माँ सरस्वती का ही नाम है। तो मैं और हमारा जो एक दृष्टिकोण है कश्मीर को देखने का, वो केवल उसके भौतिक सौंदर्य, उसकी प्राकृतिक नैसर्गिक छटा, केवल इंद्रिय सुख वाला नहीं है कि मौसम अच्छा है, नज़ारे अच्छे हैं, पेड़ पौधे और झील झरने अच्छे हैं, फल अच्छे हैं, हिमाच्छादित चोटियां अच्छी हैं, वन अच्छे हैं, पशु पक्षी अच्छे हैं, वो सब तो है ही, वह उसका भौतिक सौंदर्य है ही, लेकिन वह हमारे ऋषि मुनियों की तपस्थली है, वो हमारी संस्कृति का पोषण केंद्र है, ज्ञान परंपरा की का प्रवाह वहां से होता है। और इस देश को अपना जो वैशिष्ट्य मिलता है इस दुनिया में, इस पूरी सृष्टि में, वह उस संस्कृति से मिलता है जो प्रवाहित हुई कश्मीर से। कश्मीर के अपने ऋषि मुनि ही थे, बाहर से ऋषि मुनियों को उन्होंने आकर्षित किया जो वहां जाके तप करते थे, एक दूसरे के साथ सत्संग करते थे, अपने ज्ञान की अभिवृद्धि करते थे। नागार्जुन गए दक्षिण से, वहां जाकर उन्होंने बौद्ध मत का प्रतिपादन किया बुद्ध के कुछ 100 वर्षों बाद। और जो बौद्ध मत की महायान परंपरा है, वज्रयान परंपरा है, उसका प्रतिपादन वहां हुआ बुद्ध के 350 साल बाद। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक परंपरा से बंधे हुए लोग थे, मुक्त चिंतक थे, दर्शन पर एक अद्भुत अधिकार था। तो हमारे दार्शनिकों की परंपरा में कश्मीर ने जो योगदान दिया भारत को, वो अद्भुत है। इसीलिए वहां शारदा पीठ थी, और वह शारदा पीठ आदि शंकराचार्य के समय से थी। जी। ऐसा माना जाता है कि जब आदि शंकर शारदा पीठ गए और अपनी विद्वता का परिचय वहां की विद्वत परिषद को दिया, तो पहली बार शारदा पीठ का दक्षिण द्वार खोला और उसी द्वार से चढ़कर वो पीठासीन हुए और जगत गुरु कहलाए। तब तक वे आदि शंकराचार्य थे, ये जगत गुरु कहलाए। तो उनकी विद्वता को मान्यता उनके गृह प्रदेश केरल से नहीं मिली, कालड़ी जहां उनका जन्म हुआ, वो कश्मीर जाकर मिली शारदा पीठ में। क्या आवश्यकता थी वहां जाने की? चाणक्य पाटलिपुत्र से पहुंचे, तक्षशिला, तक्षशिला इसी कश्मीर गांधार महाजनपद का भाग है, वो भी एक विश्वविद्यालय था। जी। तो इस पूरे प्रदेश, इस पूरी स्थान में ऐसी जागृति थी ज्ञान की, और ये उसका वैशिष्ट्य है, ये उसका इतिहास है। इसको तो हमने नष्ट भ्रष्ट कर दिया, भुला दिया, इसके प्रति कोई चिंता नहीं है। कश्मीर एक रियल एस्टेट का झगड़ा बना के रख दिया है जी। कि ये भूमि किसकी है, लैंड डिस्प्यूट बना दिया है ना, ये टेरिटरी किसकी है, हमारी थाती, हमारी परंपरा, हमारे पूर्वज, उनका ज्ञान, ये उनका क्षेत्र है, जागृत क्षेत्र है। उस संस्कृति को बचाने की, उस पहचान को बचाने की, उसको सहेजने की चिंता नहीं है। भूमि किसकी है? वो भूमि अगर ज्ञान विहीन रह, अब मैंने कहा कि स्वात घाटी में पणिनी हुए, आज उस स्वात घाटी को कैसे पहचाना जाता है आप जानते हैं? आपने मलाला यूसुफजाई का नाम सुना है? जी। हाँ। तो ये मलाला यूसुफजाई वो हैं जिन्हें 10 साल पहले भेजे में गोली मार दी गई थी, क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी, 8वीं में पढ़ती थी। जी। ठीक है, ये मलाला यूसुफजाई को गोली मारने वाले मुल्ला फजलुल्लाह थे, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के। क्यों मारी? क्योंकि बच्चियों को स्कूल जाने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए,
उन्हें घर में बैठाना चाहिए, कामकाज घर के कराने चाहिए, वो बच्चा पैदा करने की मशीन है, नस्ल बढ़ाने की मशीन है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये उस क्षेत्र में हो रहा है स्वात में जहां पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी। यदि कोई भूमि अपनी संस्कृति से, अपने मूल्यों से, अपनी जीवन की प्राथमिकताओं से, दृष्टिकोण से कट जाती है किस हद तक उसका पतन हो तो सकता ये होता है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारी परंपरा में गार्गी हुई है जी। जो मनीषियों से, ऋषियों से शास्त्रार्थ करती थी। उनको अगर मार दिया जाता उनकी विद्वता के आग्रह पर, तो स्वात में पाणिनि जैसे नहीं होते। ये साक्षात उदाहरण है कि यदि आप टेरिटरी ले भी लें, उसका करेंगे क्या? लेकिन इसकी चिंता, यह आग्रह आज उस समाज में नहीं है जो संघर्षरत है खुद को बचाने के लिए। उसको भी लगता है कि ये 1 इंच भूमि नहीं देंगे वाला झगड़ा है। वो तो है ही, क्यों देंगे भूमि? लेकिन भूमि रख भी ली तो उसका करेंगे क्या? उस पर जो जन है वो कैसा होगा? वहां से क्या उपलब्ध होगा आपको? इसके विषय में कोई चिंतन, कोई मार्गदर्शन आज उपलब्ध नहीं है। तो विडंबना यहां है। यानी मैं अगर आप ही की बात को थोड़ा सा आगे ले जाऊं, तो यदि किसी वृक्ष का हमें संरक्षण करना है, तो जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा है, खड़ा है, तब किया जाए तो उचित है। और संरक्षण के नाम पर यदि उसको जड़ों से काट के अलग कर दिया जाए, तो उसे संरक्षित करने का भी क्या लाभ? अरुण शौरी जी ने एक बहुत बढ़िया भौतिकता में विलीन हो जाएगा। अरुण शौरी जी ने आज से कोई 15 वर्ष पहले एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी, सुरक्षा पर, सुरक्षा की अवधारणा पर। उसमें उनका आग्रह था कि एक पेड़ को बचाने के लिए यदि आप उसके चारों तरफ एक लोहे का जंगला बना दें, तो क्या वो पर्याप्त है उसको दीमक से बचाने के लिए, जो उसको भीतर से खा जाती है? जंगला लगा देंगे तो शायद कोई पशु उसको आघात न कर पाए, कोई मनुष्य उसको छुए ना, उस पर कुल्हाड़ी ना चला पाए, उससे दूरी बनाए। तो ये जो भीतर का शत्रु है, जो भीतर से स्खलन कर रहा है और जो उसके वाइटल्स को खा रहा है, आप त्वचा बचा लें और अंदर आपके गुर्दे, आपका फेफड़ा, आपके रक्त में दोष आ जाए, तो त्वचा पर आप कितना भी पाउडर और कितना भी लाली छिड़क लें, उसको साबुन और शैम्पू से चमका लें, भीतर की व्याधि का क्या करेंगे? तो सुरक्षा की अवधारणा और वह तब आएगी जब आप ये समझेंगे कि आप हैं कौन, आपने बचाना क्या है, इस सब में महत्व की बात क्या है, तत्व कहां है। जब तक इसका आपको ज्ञान नहीं है, आप कहें कि पत्थरबाजी बंद हो गई तो अब स्थितियां सामान्य है, तो ये मूर्खता हम करते चले जाएंगे। सर, थोड़ा सा कश्मीर के एक्सेशन के विषय में, किस तरह से एक्सेशन हुआ, क्या परिस्थितियां रहीं और क्या कुछ शर्तें थीं, या कुछ ऐसा था जो अभी भी सामान्य जन को नहीं पता है? देखिए, एक्सेशन के लिए सबसे पहले विभाजन को समझना आवश्यक है। विभाजन किन परिस्थितियों में, किन तर्कों और आग्रहों के कारण हुआ और कैसे हुआ। भारत में 33-34 करोड़ जन था तब, 1/4 से कम उसमें मुसलमान थे, कोई 23-24%। यानी आप सोचिए कि 7.5-8 करोड़, ठीक है। अब 1940 तक आते आते मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर में मुस्लिम लीग के एक सम्मेलन में एक भाषण दिया और एक वहां प्रस्ताव पास किया, जिसका निचोड़ ये था
कि मुसलमान और हिंदू दो अलग राष्ट्र हैं। इनके पूर्वजों में ही लगातार संघर्ष रहा है। इनका खाना पीना अलग अलग है, इनका रहना सहना अलग अलग है, इनकी पूजा आराधना अलग अलग है, इनकी मान्यताएं अलग अलग हैं, जीवन जीने का तरीका अलग अलग है। जो इनके महापुरुष हैं वो हमारे लिए दुष्ट हैं, जो हमारे महापुरुष हैं वो इनके लिए दुष्ट हैं। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही। तो इसलिए हम साथ नहीं रह सकते। उसका कारण ये था, जब उन्हें पता था कि अंग्रेज जाएगा तो इस देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंदुओं का बहुमत होगा क्योंकि उनकी संख्या अधिक है। उनका बहुमत होगा तो उनका शासन होगा, उनके प्रधानमंत्री, उनका मंत्री, उनके सांसद ये अधिक होंगे। तो वो जो संविधान बनाएंगे, जो नीतियां बनाएंगे, जो निर्णय लेंगे, वो अपनी इच्छा से लेंगे। ऐसे में हम जो रहेंगे, अब हम तो वो हैं, हमने इन पर 800 वर्ष शासन किया है, अब हम उनके अधीन क्यों रहें? तो जो लोग 1000 साल से साथ रह रहे थे क्योंकि वो शासक थे, तब तो साथ रह गए। तब महापुरुषों में, पूर्वजों में कोई संघर्ष था भी तो कोई बात नहीं, मान्यताओं में कोई विवाद था तो कोई बात नहीं, खाना पीना रहना सहना अलग था तो कोई बात नहीं, आराध्य की केंद्र, श्रद्धा के मानदंड अलग अलग थे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम शासक हैं और वो शासित हैं। लेकिन क्योंकि अब लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी जिसमें वो शासक होंगे, तो अब साथ नहीं रह सकते। ये विकृति, ये विकृत तर्क, ये कुतर्क उन्होंने दिया और आग्रह किया कि हमें एक अलग बंटवारा चाहिए, भारत के टुकड़े हों और मुसलमानों को एक अपना देश मिले। ये इसकी मूल में एक तर्क था जिसके कारण बंटवारे का आग्रह किया गया। अब जब बंटवारे का आग्रह किया गया तो जाहिर है कि हिंदुओं ने, कांग्रेस ने इसका विरोध किया। 1978 में दिल्ली में मैं पढ़ाई लिखाई के लिए पहले आ गया था, तो राशन कार्ड पे हम लोग अनाज लेते थे। 4 रुपए किलो चावल उन दिनों राशन कार्ड पे मिलता था। और क्योंकि मेरा कश्मीर आना जाना था, सारा परिवार वहीं था, सभी लोग वहीं रहते थे, तो जब मौका मिलता था, कुछ दिन मिलते थे, मैं वहां चला जाता था रहने। वहीं पर उससे अच्छा चावल 40 पैसे किलो। जब यह देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था, पेट काट कर इस देश ने कश्मीर को खिलाया है दिल जीतने के लिए। उस कश्मीर ने हिंदुओं को वहां रहने नहीं दिया। इसको कहते हैं जिहाद। आप जिहाद को कहते हैं अलगाव, आप जिहाद को कहते हैं भटकाव, आप जिहाद को कहते हैं अभाव शिक्षा का, रोजगार का। ऐसे अपने आप को बहलाते हैं और ऐसे उस पर लीपापोती करते हैं। जिहाद को जिहाद न कहना अपने साथ किया गया अपराध है, और कश्मीर इसी तरह शनै शनै गया। एक सवाल मन में आया, क्या सरकार का काम किसी को खुश करना हो सकता है? देखिए, सरकार का काम है एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था देना जो सतत चलती रहे, जिसमें अवरोध ना हो, जिसमें न्याय का सिद्धांत हर समय लागू हो। किसी को खुश करना सरकार का काम कैसे हो सकता है? ये किसी मस्खरे का काम हो सकता है, किसी कलाकार का काम हो सकता है, किसी चाटुकार का काम हो सकता है, लेकिन क्या सरकार का ये काम हो सकता है कि सरकार किसी को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाए? आप पता नहीं किस युग में रह रहे हैं अनुज जी। सरकारें औंधे मुंह चाटती हैं खुश करने के लिए, रियायतें देने के लिए, मुफ्त राशन बांटती हैं। सरकारें आरक्षण करती हैं खुश करने के लिए। सरकारें नौकरियां बांटती हैं रेवड़ियों की तरह खुश करने के लिए। सरकारें जहां सड़क की आवश्यकता नहीं है, सड़क बना देती हैं, और जहां आवश्यकता है उसकी उपेक्षा करती हैं खुश करने के लिए। सरकारें क्या नहीं करती हैं?
सरकारें ठेके देती हैं अपने मनचाहे लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि ये जो पारदर्शिता, ईमानदारी, ये आज क्या सरकारों को मालूम नहीं है कि उनका क्या काम है, उनसे क्या अपेक्षा है? लेकिन इस लोकतंत्र में जो विकृति आई है वोट की राजनीति के चलते, सरकारें हर वो काम करती हैं जो उन्हें भी पता है कि नाजायज है, पाप कर्म है, अपराध है, करती हैं। लेकिन एक काम सरकार कभी नहीं करती, राज्य, देश कभी नहीं करता कि अपनी जड़ें काटकर, अपना गला काटकर किसी को खुश करे। सरकारों को भी बचना होता है। देश बचेगा तो सरकार बचेगी, व्यवस्था बचेगी तो सरकार बचेगी। आप मगरमच्छ से पांव छुड़ाने के लिए ये नहीं कहते अच्छा मेरी 4 उंगलियां ले जा, या ये मेरे बेटे को खा जा, मुझे छोड़ जा। नहीं करते, आप उससे लड़ते हैं, क्योंकि ये आपके अस्तित्व का प्रश्न है। इन हमारी सरकारें पालती रही जिहादियों को, रकमें सैकड़ों करोड़ रुपया। मैंने आरटीआई की कि 2014 से 2018 तक हुर्रियत पर कितना पैसा खर्च किया है। माननीय राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर थे, उन्होंने बताया कि 550 करोड़ खर्च किया है होटल बिल पर, गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने पर, हवाई यात्रा पर, खाने पीने पर। कमा, और ये तो लिखा पढ़ी वाला खर्च है जो अकाउंटेड है, जो गुप्तचर एजेंसियों के मामले अनअकाउंटेड जाता है। इनको आप और मैं पासपोर्ट लेने जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा आपकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है, आपका कहीं एफआईआर तो नहीं कटा है, आपको कभी जेल या सजा तो नहीं हुई है। जी, ये तो पूछा जाता है ना। जी। जो लोग हमारे खून से सर से पांव तक रंगे थे और जिन्होंने साक्षात्कारों में, इंटरव्यूज में डटकर डंके की चोट पे कहा था हमने मारे हैं आपके जज, हमने मारे हैं आपके स्क्वाड्रन लीडर, हमने मारे हैं आपके वाइस चांसलर, हमने मारे हैं आपके दूरदर्शन के डायरेक्टर, उनको आप पासपोर्ट देते हैं। उनको आप अन्य देशों से, क्योंकि वो भी अपराधियों को वीजा नहीं देते, पैरवी करके उनके वीजा लगवाते हैं और आपके मेरे कर के पैसे खर्च करके उनको दुनिया घुमाते हैं इलाज करवाने के नाम पर। और वो दुनिया भर के कैंपसेस में, यूनिवर्सिटीज में जाके भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। ऐसे काम हमारी सरकारों ने किए, दामादों की तरह पाला। ये नहीं करती सरकारें। उन पर मुकदमे नहीं चलाए आज तक। कश्मीर में आज तक अपवाद स्वरूप एक भी हत्यारे को मुकदमा चलाकर दोषी नहीं करार दिया गया है। आज तक अपवाद स्वरूप एक भी व्यक्ति को कश्मीरी पंडितों की हत्या के लिए, बलात्कार के लिए, अपहरण के लिए, घर लूटने के लिए, मंदिर तोड़ने के लिए मुकदमा नहीं चला है किसी पर। ऐसा नहीं करती हैं सरकारें। ये क्या मजबूरी है? ये विकृति देखी है हमने अपनी व्यवस्था में, अपनी सरकारों में, और ऐसा होता रहा है। तो कश्मीर की परिस्थिति के लिए मैं अन्य को कितना दोषी मानूं, पाकिस्तान को कितना दोष दूं, जिहाद को कितना दोष दूं, वो अब एक तरफ है। हमारे देश की सरकारों ने लीपापोती की है, उनकी गोद में खेले हैं ये आतंकी और जिहादी। हमारी गुप्तचर संस्था के अध्यक्ष, सर्वोच्च रॉ के चीफ, आईबी के चीफ एएस दुल्लत ने कहा कि जहां पैसा दे के काम हो जाता हो वहां गोली चलाने की क्या जरूरत है। जिस आदमी पर आपने गोली चलानी है उसको आप पैसा देंगे, वो पैसे का क्या करेगा? वो अपने लिए कोई फार्म हाउस या मर्सिडीज कार तो नहीं खरीदेगा। वो सबसे पहले बंदूक खरीदेगा, गोली खरीदेगा और वो गोली आप पे चलाएगा। ऐसी ऐसी मूर्खताओं वाले नेतृत्व मिले हैं हमें उन लोगों में जिनका काम था, जिनका कर्तव्य था, दायित्व था लड़ना और उनका समूल नाश करना। वो उन्हें जा जाकर थैली भर भर के रुपए देते थे और कहते थे, सरकार को उल्लू बनाते थे कि हमने उसे पटा लिया है। अच्छा, वो क्या करेगा? वो जब हम चाहें हमारे हक में कोई बयान दे देगा।
अच्छा, क्या बयान देगा? 365 में से 364 दिन वो जहर उगलेगा और 365वें दिन ये कहेगा कि हाँ, हम सरकार से बातचीत को तैयार हैं, यदि हमारी शर्तों पे हो। इसको आप अपनी जीत मान लेंगे और इसके लिए आप और सैकड़ों करोड़ रुपए सरकार से उगा लेंगे कि हाँ हाँ देखो, वो मानने को तैयार है, थोड़ा और खिलाया पिलाया जाए और लोगों को ऐसे ही तैयार किया जाए। ऐसी मूर्खताएं की हैं हमने, ऐसे फिरौतियां अदा की हैं हमने। 19 जनवरी 1990 को, जिस दिन कश्मीरी पंडितों के साथ ये नरसंहार हुआ, जिसकी आप विभिन्न मंचों पर मुखर होके त्रासदी बयान करते रहे हैं, और हाल ही में उस पर एक फिल्म बनी द कश्मीर फाइल्स। क्या यह संभव है कि एक दिन में इस तरह का कोई संगठित अपराध किया जा सके? और क्या ये नहीं मानना चाहिए कि इसकी रूपरेखा या इसकी कार्य योजना पहले से बनाई जा रही थी, और कहीं ना कहीं सरकार और जो सक्षम लोग थे उनको इस विषय की जानकारी थी, और एक साजिश के तहत पूरे कश्मीरी पंडित समाज को न सिर्फ उनके घरों से भागने पर मजबूर किया गया, परंतु दहशत का वो दृश्य दिखाया गया कि वो एक नजीर बन सके। एक मोडस ऑपरेंडी जिसको कहते हैं, वो सेट करने की कोशिश की गई कि कहीं पर भी अगर स्थितियां प्रतिकूल होंगी तो वह किस हद तक प्रतिकूल हो सकती है, यह दर्शाने की कोशिश की गई। आप इस संबंध में क्या कहना चाहें? देखिए, कश्मीर में जिहाद सतत चल रहा है। कश्मीर में जिहाद शुरू हुआ 1339 में, जब पहला मुसलमान शासक आया, बल्कि उससे पहले वो जिहाद के चलते ही शासक बना, और जिहाद प्रच्छन्न रूप से चलता रहा और फिर मुखर रूप उसने धारण किया। उसके शासक बनने के 40-50 साल के अंदर ही मंदिर तोड़ने शुरू कर दिए गए। पहला कश्मीर से पलायन तभी हुआ। उसके बाद जो छठा शासक आया, उसका नाम था सुल्तान सिकंदर। पहला शासक था शाहमीर। सुल्तान सिकंदर को बुत शिकन कहा जाता है। बुत शिकन फारसी में मूर्ति भंजक को कहते हैं, जो मूर्तियों को तोड़े। हाँ, मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने वाले, उसको उपाधि मिली। उसने तहस नहस किए मंदिर, मारे लोग, पूजा करते हुए लोगों को मारा। तो पहला पलायन तब हुआ। तब से कश्मीर में 1990 से पहले 6 पलायन हो चुके हैं हिंदुओं। बार बार घाटी से पलायन करने पर मजबूर किए गए। एक पलायन औरंगजेब के समय हुआ था, जब पंडित कृपाराम दत्त एक जत्थे के साथ गुरु तेग बहादुर जी के पास आनंदपुर साहब पहुंचे थे, और तब गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई, वो जो इफ्तिखार खां हैं, गवर्नर, सूबेदार, मुगल सूबेदार कश्मीर का, उससे कहो कि एक एक करके आप धर्मांतरण कर लोगे तो आपको तो सदियां लग जाएंगी। हमारे गुरु का धर्मांतरण कर लो, हम सब इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। तो गुरु ढाल बन गए हमारी, अपने ऊपर ले लिया। उनको लगा कि मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, तो गुरु को दिल्ली लाया गया। औरंगजेब ने 3 दिन उसके साथ लाल किले में मंत्रणा की। जब उनको लगा कि ऐसे नहीं मानेगा, तो उनके शिष्यों को उनके सामने यातनाएं दी गई। भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला बंद बंद काटे गए, जिंदा जलाए गए, कड़ाहों में तल दिए गए पकौड़े की तरह, रुई में लपेट के तेल डाल के फूंक दिए गए जिंदा। और भी तब गुरु समाधि में चले गए, नहीं माने तो उनका शीश लिया गया। ये सब उस जिहाद का हिस्सा था, जिसके तहत हमारा धर्मांतरण करना था और हमको पलायन करने पे मजबूर करना था। तो आप ठीक कह रहे हैं कि ये रातों रात होने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये एक मानसिकता है, एक जहनियत है जो चली आ रही है। हाँ, इसमें कभी तेजी आती है, कभी धीमी पड़ती है, क्योंकि जिहाद भी तय करता है कि स्थितियां अनुकूल कब हैं
प्रतिकूल कब हैं। तो कश्मीर में ये जिहाद का ही हिस्सा था कि 370 संविधान में डलवाया गया। ये जिहाद का ही हिस्सा था कि अपनी नागरिकता अलग तरीके से परिभाषित की गई, 35A के माध्यम से मजबूर किया गया इस देश को 1954 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आपत्ति है कि क्या ये प्रावधान हमारे संविधान में न्याय सम्मत हैं, क्या ये संविधान सम्मत हैं, क्या इनका औचित्य है, क्या ये देश के हित में है। उन सबको नकारते उनकी लिखी हुई चिट्ठी है जो आज भी उपलब्ध है, 35 लागू किया गया, एक राष्ट्रपति अधिघोषणा की है। तो हम लोगों को एक दोयम तीसरे दर्जे का नागरिक बना के रखा गया और उस जिहाद के चलते लोग रिस रिस कर बाहर आ रहे थे। 1990 में तो हिंसा के तांडव के कारण बाढ़ की तरह हम बह निकले, लेकिन उससे पहले पलायन चल रहा था, नौकरी के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, इज्जत से रहने के लिए, खुली हवा में सांस लेने के लिए, अपमान से बचने के लिए। तो 1990 में परिस्थितियां ऐसी बनी कि अफगानिस्तान से रूस की सेना की वापसी हुई और अमेरिका ने जितना उस शीत युद्ध में आयुध दिया था, करोड़ों डॉलर दिए थे, उनका मुंह अब कश्मीर की तरफ कर दिया गया। जो जिहादी दुनिया भर से अफगानिस्तान में जिहाद लड़ने आए थे, सूडान से, उज्बेकिस्तान से, ताजिकिस्तान से, पाकिस्तान से, कहां से, मिस्र से, अरेबिया से, उनको कश्मीर में झोंका गया। और भारत की व्यवस्था ये मानने को तैयार नहीं थी। वो कह रही थी हाँ ये अलगाव है, अरे ये भटकाव है, ये किसी ने बरगला दिया है, वो वहां शिक्षा का अभाव है, वहां रोजगार का अभाव है। भाई शिक्षा का, रोजगार का अभाव देश के अन्य स्थानों में नहीं है। कश्मीर में आज भी पर कैपिटा कार ओनरशिप भारत की सबसे ज्यादा है। कार भारतीय अर्थव्यवस्था में आज भी विलासिता का सूचक है जी। ये आवश्यकता का सूचक नहीं है, विलासिता का सूचक है। प्रति व्यक्ति कारें कश्मीर घाटी में भारत में सबसे ज्यादा है। अभाव है तो रुपया पानी की तरह बहाइए, बरसात कीजिए, दिल जीतिए, दुनिया को जतलाइए कि देखिए हमने विकास किया है, कश्मीर में विकास कर रहे हैं, सुरंगें बना रहे हैं, राजमार्ग बना रहे हैं, सजा रहे हैं कश्मीर को। 80-80 हजार करोड़ के पैकेज सार्वजनिक रूप से घोषित किए गए और उसके जवाब में सैयद अली शाह गिलानी ने कहा आप हमारी सड़कें सोने से पाट देंगे तब भी हम भारत से अलग होने का मुतालबा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो अंधे हो जाएं अपनी सनक में कि दिल जीतना है, वो गूंगे बहरे हो जाएं कि हमने नहीं सुननी है, बात नहीं सुननी। तो ये चलता रहा, रुपयों की बरसात होती रही। और जब लोगों ने पूछना शुरू किया कि भैया ये क्या बात है, मंदिर के बारे में तो मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, 370 हटाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, तो झक मार के उनको ये 2-4 काम करने पड़े क्योंकि समाज में उठना बैठना मुश्किल हो गया, जवाब देना मुश्किल पड़ गया। अपने कार्यकर्ता, अपने लोग, निष्ठावान लोग पूछने लगे कि भाई और कितनी बेइज्जती कराओगे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा साहसिक निर्णय था, क्योंकि मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरे जीते जी कभी मैं ये देख पाऊंगा। मेरे पिताजी मृत्युशैया पर थे, उन्होंने जब सुना उन्होंने कहा मैं चैन से मर सकता हूं। 5 अगस्त 2019 को ये निर्णय हुआ, 19 अगस्त को वो चल बसे, 19 सितंबर को, और अगस्त महीने में ही उनको आईसीयू में जाना पड़ा। चैन से गए ये सुनकर। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा निर्णय था। यह देश उस निर्णय को जितना सराहे कम है, जितना इसे अपना सौभाग्य माने कम है। लेकिन एक छोटी सी मोटी सी बात है जो किसी नासमझ को भी समझ आ सकती है
कि 70 साल यदि एक प्रावधान आपके संविधान में रहता है तो वो जिहाद के छोटे से पौधे को वट वृक्ष बनाने के लिए काफी है। हाँ, एक अच्छा कालखंड है। 70 वर्षों में तो 3 पीढ़ियां बड़ी हो जाती हैं। ठीक है। जी। अब आप 70 साल बाद उस नासूर को संविधान से निकाल रहे हैं, आप उसको अपना आखिरी कदम नहीं कह सकते, वो आपका पहला कदम है। अब उसकी छत्र छाया में जो कुछ पनपा है उसको जाकर जड़ मूल से खोद खोद कर निकालना है। उसके भीतर जो व्यवस्था पनपी है, जो मानसिकता पनपी है, जो क्षमताएं पनपी हैं, उनका सर कुचलना है। लेकिन आप 370 हटाकर ढोल पीटने के अब तो सब ठीक हो गया जी, अब किस बात की चिंता है, अब जाइए। उधर हालात ऐसे हो गए, पाकिस्तान का दिवाला पिट रहा है। कश्मीर में उनके मतलब की सरकार नहीं है, जो मुफ्ती और अब्दुल्ला की सरकारें थी। वहां केंद्र शासित प्रदेश है और वहां भी गवर्नर है, उनका अपना शासन नहीं है। तो जो मुफ्ती और अब्दुल्ला आपको जेल में भी बिरयानी खिलाते थे, आपकी एफआईआर रद्द कर देते थे, आप पर मुकदमे नहीं चलाते थे, आपको नौकरियों में प्राथमिकता देते थे अगर आप पर कहीं एफआईआर हो तो, वो सरकार कश्मीर में स्थानीय सरकार नहीं है। केंद्र में मोदी का हवा है, पाकिस्तान का दिवाला पिट गया है। तो ऐसे में जिहाद क्या करेगा? वोट ले लेगा, छुप जाएगा, दुबक जाएगा, अपनी जान अपनी माल का थोड़ा सा संवर्धन करेगा, स्लो बर्न पे आएगा, क्योंकि अब लड़ाई लंबी लड़नी है। आप इसको कहें कि ये हमारी जीत है, देखिए पत्थरबाजी की घटनाएं कितनी कम हो गई, देखिए अब हड़तालें कितनी कम हो गई, देखिए अब कोई स्कूल जलाया जाता है क्या, देखिए अब कहीं बाजार बंद होता है क्या, अब कोई जुलूस निकलता है क्या, अब जुम्मे के रोज पाकिस्तानी झंडे लहराए जाते हैं क्या? अरे यार, बात सुनिए। मैं पूछूं कि 9/11 के बाद, 11 सितंबर 2001 के बाद अमेरिका पर कोई बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है? नहीं हुआ। नहीं हुआ है। तो क्या अब जो बाइडन भांगड़ा करते हैं, कहते हैं कि सारी सुरक्षा हटा दो, सब बजट काट दो, है 22 साल से कोई हमला नहीं हुआ, इसका मतलब सब मिट गया आतंक? पिछले साल होमलैंड सिक्योरिटी में अमेरिका का बजट आज तक का सबसे ज्यादा है, क्योंकि उन्हें पता है जिहाद की प्रवृत्ति क्या है। आप चौकस हैं तो वो चुपचाप बैठ के मौके की इंतजार करता है। आपकी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सलमान रश्दी पर फतवा आया था 40 साल पहले, आप उसको बचाते फिरे, रुई में लपेट कर छुपाते फिरे। एक मौका लगा न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके उसने घोंप दिए चाकू, उसकी आंख चली गई है अभी कुछ महीनों पहले। जी। उसने भी यही गलती की थी कि देखिए कोई हमला नहीं हुआ, कोई गोली नहीं चली, कोई पकड़ा नहीं गया मेरे को ढूंढता हुआ। तो भी अगर हमारे ये जो बैठते हैं टीवी डिबेट्स में चूं चपड़ करने वाले, कहते हैं कितने पथराव की घटनाएं हुई हैं, अब कितनी बार आपको आईएसआईएस के झंडे लहराते दिखाए गए हैं, उनसे कोई पूछे कि भाई ये क्रिकेट के स्कोर की तरह नहीं रखा जाता, पिछली इनिंग में कितने रन बने थे, इस इनिंग में कितने रन बने हैं। यही गलती की थी सलमान रश्दी ने, अपना गार्ड थोड़ा लोअर किया था कि चलो अब खुमैनी भी मर गया, इस बात को 40 साल हो गए, अब किस बात की चिंता, सब चंगा है जी। मुश्किल से जान बची है। ये जिहाद है। लेकिन हमारी सरकारें, हमारे पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स ये बहसों में मुर्गों की लड़ाई लड़ने वाले ये जिहाद को इसी तरीके से देखते हैं कि अब सिर्फ 300 आतंकवादी बचे हैं कश्मीर में। अरे 300 कलाशनिकोव लेकर, बारूद लेकर, ग्रेनेड लेकर घूमते हुए 300 आतंकवादी। किसी सभ्य देश में अगर पता चले कि एक आतंकवादी अपने हाथ में एक
कार्बाइन लेकर घूम रहा है, उसके पास कुछ ग्रेनेड है, पूरा देश ठप हो जाता है, सड़कें बंद, सब रेल मार्ग बंद, उसको ढूंढा जाता है, उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। हमारे यहाँ सरकारें चलती, सब कुछ चलता है, मानो सब कुछ सामान्य है। टारगेटेड किलिंग हो गई, हाँ हो गई, ठीक है, होती रहती है। दफ्तर में बैठे हुए कर्मचारी को मार दिया, ठीक है मार दिया, कोई नई बात थोड़ी है, चलिए काम पे चलिए। जो जगह खाली की है उसमें दूसरा आके बैठे मरने को तैयार हो। स्कूल में पढ़ाते टीचर्स मार दिए जाते हैं। ये जो सुरक्षा का कृत्रिम आभास दिया जाता है, इसके शिकार होते हैं वो निर्दोष और नासमझ नागरिक जो सोचते हैं हाँ सब ठीक है, चलो अब घूमने चलते हैं, चलो बिहार से चल के अब वहां गोलगप्पे बेचते हैं, वीरेंद्र पासवान गोलगप्पे बेचने वाला मारा गया इसी के चलते। चलो अब वहां पे बैंक की नौकरी लगी है, जोधपुर से आए एक सज्जन, काम कर रहे थे वहां बैंक में, बैठे हुए काम करते हुए शूट कर दिए गए। ये टारगेटेड किलिंग है, क्योंकि हम जिहाद की जो मार है और जिहाद की जो जहनियत है, जो तरीका है, उसको अपने बचकाने तरीके से समझते हैं। और मुझसे लोग पूछते हैं कि अच्छा भैया आप कब जा रहे हो कश्मीर, अब तो सब ठीक हो गया। ठीक होने के उनके सिर्फ 6 लक्षण हैं। ये लक्षणों का इलाज हुआ है और कुछ नहीं, जिहाद का इलाज नहीं हुआ है। वो लक्षण क्या है? पथराव हो रहा है कि नहीं हो रहा, पथराव बंद हो गया, एक लक्षण ठीक हो गया। हड़ताल है कि नहीं है, बाजार जो हैं वो हड़ताल पे गए कि नहीं गए, अगर बाजार ठीक से चल रहे हैं तो वो ठीक है। सड़क पर यातायात कैसा चल रहा है, कहीं रुकावट तो नहीं है, रास्ता रोको तो नहीं है, दफ्तरों में लोग आ जा रहे हैं कि नहीं है, काम चल रहा है कि नहीं। ये 4 दैनंदिन हर दिन के लक्षण, और 2 वार्षिक लक्षण ये हैं कि टूरिज्म सीजन ठीक से निकल गया, कहीं कोई वारदात तो नहीं हुई, और अमरनाथ यात्रा बिना किसी दुर्घटना के ठीक से निपट गई के। ये 6 चीजें हो गई, सब सामान्य है जी। और यदि आपको फिर भी थोड़ा सा संशय हो तो 15 अगस्त को शिकारों पे 150-200 शिकारों पे तिरंगे बांध देंगे, खंभों पे तिरंगे लगा देंगे, घरों दुकानों पे तिरंगे लगा के उसका एक बढ़िया सा वीडियो क्लिप बनाएंगे और व्हाट्सएप पे वायरल हो जाएगा कि देखिए साहब कश्मीर बदल गया, फिजा बदल गई, लोगों ने तिरंगे जलाना शुरू कर दिए। जन्माष्टमी को एक आएगी झांकी, एक शोभा यात्रा निकलेगी लाल चौक से पुलिस बंदोबस्त में, छोटे से राधा कृष्ण सजे होंगे, कुछ मंजीरे चिमटे लेकर के की संकीर्तन करते झुंड निकल जाएगा, उसकी भी क्लिप आ जाएगी कि देखिए साहब अब उस लाल चौक से जहां झंडा फहराना मुश्किल था, जन्माष्टमी की झांकियां निकल रही हैं। तो ये जो सुरक्षा का आभास दिया जाता है, ये कृत्रिम प्रपंच रचा जाता है, इसके चलते निर्दोष मारे जाते हैं, दुकानदार मारे जाते हैं, अध्यापक मारे जाते हैं, आम नागरिक जो निहत्था है, जो इस झांसे में आ जाता है कि चलो अब वहां नौकरी करने चलते हैं, रहने चलते हैं, घूमने चलते हैं, मारा जाता है। अब आपने अमरनाथ यात्रा का जिक्र किया। अमरनाथ यात्रा को संपन्न कराने के लिए 40,000 से अधिक हमारे जवानों को तैनात करना पड़ता। और यदि हम कहें कि कश्मीर हमारे देश का है, हमारा अभिन्न अंग है, तो उस अभिन्न अंग में जो बहुसंख्यक समाज है उसकी आस्था का जो केंद्र बिंदु है, हमारे जो आराध्य भगवान शिव, उनका एक स्वप्न होता है हर हिंदू का कि अपने जीवन काल में एक बार अमरनाथ यात्रा पूर्ण करें। अगर उस यात्रा को संपन्न कराने के लिए 40,000 से अधिक जवानों को तैनात करना पड़े, तो कहीं ना कहीं तो इस बात का पुनरीक्षण करने की जरूरत है कि जो मानक सुरक्षा के या जो मानक सामान्य स्थिति होने के हमने तय कर रखे हैं, वास्तव में वो मानक यथार्थ से कोसों दूर है। आप इस विषय में कुछ कहें? सही बात है। अगर हमें संगीनों के साये में बाबा अमरनाथ को दर्शन करने जाना पड़े तो स्थिति कितनी सामान्य है इससे साफ पता चल जाता है। लेकिन आप उस मानक को भी छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए,
दो मुख्य मानदंड हैं सरकार के अपने, यात्रा तो मेरी है ना, सरकार के अपने मुख्य मानदंड हैं। कश्मीर में इस समय 65 बटालियन तैनात हैं, आरआर की, राष्ट्रीय राइफल्स की। हर बटालियन में 1000 सैनिक होते हैं। वो अलग अलग क्षेत्र, उनको 65 क्षेत्र दिए गए हैं और उसके साथ कुछ सपोर्ट स्टाफ है। तो आप 75,000 सैनिकों की तैनाती है कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स के चलते। ये सेना है, सिर्फ विशुद्ध सेना। जी, इसके अतिरिक्त वहां पुलिस है, CRPF, सीआरपी है, बीएसएफ, BSF, ठीक। कई जगह पे ITBP भी है बॉर्डर एरिया में। तो इनकी तैनाती आवश्यक है, तो कश्मीर सामान्य है क्या? दूसरा, आरआर तो केवल कश्मीर के लिए है, वो कश्मीर स्पेसिफिक है। फिर कश्मीर में AFSPA लगा है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। वो डिस्टर्ब्ड एरियाज में लगता है। अगर सामान्य, जैसे अभी मणिपुर में उसको कुछ दिन के लिए लगाया, कुछ दिन केवल बढ़ाया। लगाया गया ना, कश्मीर में 30 साल से है निरंतर। हटाइए ना अगर सामान्य है स्थिति तो। मतलब आप झूठ कितना बोलेंगे? अगर स्थितियां सामान्य हैं तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट क्यों है? 75,000 राष्ट्रीय राइफल्स के सैनिक क्यों हैं? और कितना पाखंड होगा? लेकिन यह पाखंड रोज होता है, इस देश में होता है। 9 प्रधानमंत्री देख लिए हमने अपने निष्कासन के बाद। हर तरह की सरकार देख ली, हर तरह का गठबंधन देख लिया, हर पार्टी को देख लिया, हर तरह का नेतृत्व देख लिया। पाखंड में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। हाँ, कुछ अच्छे निर्णय हुए हैं, हाँ, ये बात तो सही। लेकिन उन निर्णयों से पाखंड पर लीपापोती नहीं की जा सकती। यदि कुछ अच्छा है तो उसकी भी चर्चा होगी। बिल्कुल ठीक करता हूं, मैं स्वयं स्वतः करता हूं, बिना पूछे करता हूं। और कुछ कमी रह गई तो उस जगह पे आलोचना भी होगा। और यही स्वस्थ लोकतंत्र भी है, और ये सामाजिक न्याय की यही व्यवस्था है कि यदि सही का आप प्रशंसा नहीं करेंगे तो प्रोत्साहन नहीं होगा कुछ बेहतर करने के लिए, और गलत की अगर आप आलोचना नहीं करेंगे तो सुधार की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। तो ये तो एक स्वस्थ परंपरा है, इसको किसी भी तरीके से निजी रूप से या व्यक्तिगत तौर पर नहीं देखना। ये एक प्रक्रिया है जिससे एक स्वस्थ समाज और सशक्त देश निर्मित होता है। और यही मापदंड है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों की बात करें आप, तो किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा की या संप्रभुता की या समृद्धि के जो मापदंड हैं वो भी यही हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि जहां पे भी इस तरह की रचनात्मक आलोचना हो उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है कि त्रुटि कहाँ हो रही है, क्योंकि संसाधन लग रहे हैं, समय लग रहा है। देखिए, जवानों की जिंदगी का सवाल है, और एक एक जिंदगी हमारे लिए बहुत अनमोल। अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ, एक कर्नल, एक मेजर जी, एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जी, एक जवान ने अपने प्राण न्यौछावर किए इस देश की रक्षा में। और ये क्रम अनवरत चला आ रहा है, इस पे कोई रोक नहीं है। और मैं जब भी इस तरह की कोई सूचना प्राप्त होती है या देखता हूं, तो ये नहीं समझ में आता कि क्या हम सही दिशा नहीं पकड़ पा रहे हैं, या जिन आधार पर हम स्थितियों का मूल्यांकन कर रहे हैं उसमें कहीं कोई कमी है। क्योंकि इस तरीके से यह प्रक्रिया कब तक चलेगी? ये मैं बताता हूं आपको, ये जो हड़बड़ी होती है ना अपनी जीत की घोषणा करने की, सब ठीक कर दिया ऐसा दम्भ भरने की, डुगडुगी बजाने की,